Hello everyone, this is Shoaib Aftab, NEET 2020 All India Rank 1. Today we have with us प्रतीक जैन सर. प्रतीक जैन सर को वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रतीक जैन सर पिछले 5 साल से जो है अनअकैडमी पे जो है एज एन एडुकेटर काम कर रहे हैं और टॉप एडुकेटर है फिजिक्स के अनअकैडमी ऑनलाइन पे. और पहले इन्होंने कोटा में और फिर दिल्ली में भी ऑफलाइन पढ़ा रखा है. और जो हर साल मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे जूनियर्स आते रहते हैं, मेरे से मिलते रहते हैं, तो हर साल कोई ना कोई जूनियर आता है जो बताता है कि हाँ मैंने फिजिक्स जो है प्रतीक जैन सर से पढ़ी थी. तो आज थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय वीडियो. और आज सर मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा और हम बात कर रहे होंगे. आज के वीडियो का टॉपिक ही रहेगा कि क्योंकि सर अब फिजिक्स जैसे इस साल का पेपर आपने देखा था थोड़ा-सा डिफिकल्ट साइड पे थी, इसलिए मैंने सबसे पहले फिजिक्स पे ही वीडियो बनाने की कोशिश की नीट के जस्ट बाद. तो इसलिए सर मैं आपसे पूछूँगा कि सर इस साल के पेपर में जैसे कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, अगले साल के पेपर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस साल अगर कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो शोएब हाय, हेलो, है ना? हम और शोएब के जिन लोगों को नहीं पता, पहले भी कई डिस्कशन हो चुके हैं। पर अभी जो आगे आने वाली जनरेशन है, जैसे कि जो बच्चे 2025 और 26 में देना चाहते हैं, तो उनके लिए हम डेफिनिटली बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शोएब ने कैसे कराया यार 720 में से 720 लाइक परफेक्ट। उसके बारे में हम बात करेंगे। पर जो शोएब ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, लगभग हर एस्पायरेंट के दिमाग में यही सवाल है कि 2025 का पेपर डिफिकल्ट आएगा, ईज़ी आएगा, कैसा आएगा? तो देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा पहले ना जाऊं, पिछले 4 साल के पेपर की बात कर लूं, तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम अभी सिर्फ। 2021 का डिफिकल्ट था, लगभग 2016 का जो पेपर का लेवल था ना, वैसा था 2021 वाला। फिर 2022 में डाउन आया, इजी पेपर। 2023 भी लगभग इजी था, 2022 से हल्का सा डिफिकल्ट के लिए, पर इजी था। और इस साल का अगर हम पेपर देखें 2024 का, तो वो 2023 से डिफिकल्ट था, डेफिनेटली, इसमें डाउट नहीं है। नए नए तरह के प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जिस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट में नहीं आते थे, पुराने जमाने में एम्स में आते थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। और पर 2021 से भी कंपेयर नहीं कर सकते, और उसके सामने तो अच्छा खासा आसान था। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है भाई, जो बच्चा अगले साल एग्जाम देने वाला है, कि हम किस लेवल पे पढ़ाई करें? तो देखो, बात यही है यार कि अब हजार तरह के लोग एनालिसिस कर सकते हैं, आके मैं भी कर सकता हूँ कि बेटा ऐसा 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 आएगा। रियलिटी है, एनटी को खुद नहीं पता पेपर कैसा आएगा। भाई पेपर अभी तक बना नहीं है, वो पेपर बनाया जाएगा, किसी को नहीं पता। अब एज ए स्टूडेंट तुम्हें जो करना है, तुम्हें याद रखना है, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन ना गैम्बल पे नहीं छोड़ सकते, प्रोबेबिलिटी पे, कि यार आसान पेपर आ गया तो मैं कर दूंगा, डिफिकल्ट आया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हें तुम्हारे लेवल की तैयारी हमेशा 2021 या 2016 का जैसा पेपर था ना फिजिक्स का, उस लेवल पे होनी चाहिए। मतलब पेपर कैसा भी आए, तुम फोड़ के आओगे, तुम 180 आउट ऑफ 180 ले पाओगे। दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर। तो तुम्हें मान के चलो कि 2021 वाला पेपर आने वाला है, सीधी सी बात। सो अच्छा, तुम एक चीज बताओ यार मुझे हाँ कि, सर. क्योंकि देखो मैंने कई टॉपर्स देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, बट यू आर द वन who scored a perfect 180 out of 180 score in physics, और ओवरऑल 720 था, वो तो था ही। पर अभी मैं पहले, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का डर फिजिक्स होता है यार, तो तुमने ऐसे किस तरह से फिजिक्स में, मतलब क्या पढ़ाई करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके कारण तुम 180 आउट ऑफ 180 लेके आ पाए फिजिक्स में? सर डेफिनेटली मेरे को हमेशा से ही ये लगता था कि फिजिक्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि वो सेम अप्रोच ले लेते हैं कि बायो जैसे पढ़ते हैं या केमिस्ट्री जैसे पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसे पढ़ते हैं, वो सेम अप्रोच फिजिक्स में लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट को लगता है कि पढ़ाई कर लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा. बट आई फील सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. तो एग्जैक्टली। इस वजह से जैसे सर मैंने भी आपके टीचिंग स्टाइल में देखा कि आप भी हमेशा फोकस करते हैं कि कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ढंग से समझ आ जाए. तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में आपको कुछ याद नहीं करना है, या फिर फिजिक्स में आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले रटना या फिर एनसीईआरटी की लाइनें. वैसे तो अब एनसीईआरटी की लाइनें इंपॉर्टेंट हो गई है, बट फिर भी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें समझ आए, कैसे वो चीज़ वर्क कर रही है, कैसे कैलकुलेशन करना है. वो अगर आपको एक बार वो फील आ जाती है ना फिजिक्स की, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं. फिर कोई कोई भी एग्जाम आ जाए, नीट नहीं, मैंने केवीपीवाई में भी फिजिक्स सॉल्व की, मेरे को ईजी लगी. मैं जेईई मेंस में भी ऑलमोस्ट 100% आई थी. आई थिंक एक क्वेश्चन बस मैंने फिजिक्स का छोड़ा हुआ था, बाकी मेरे जेईई मेंस में फिजिक्स बहुत अच्छी सॉल्व हुई थी. तो आई फील एकदम आप जितना डेप्थ में जा सकते हो, एटलीस्ट अगर आप 11 से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो डीप में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन प्रैक्टिस भले ही आप नीट लेवल का ही करो, बहुत ज्यादा आपको एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बट कॉन्सेप्ट जितना समझ सकते हो उतना समझना चाहिए आई फील. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है ना। इंडीड हमारी एक टैगलाइन है 0% ट्रिक्स, 100% कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि बिल्कुल सर. आई थिंक नीट में ना मैक्सिमम जगह एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल द ट्रिक्स, बट बिलीव मी दे डू नॉट वर्क इन और फाइनल एग्जामिनेशंस, है ना। अच्छा सोएब, एक और मैं तुमसे पूछना चाहूंगा तुम्हारा व्यू फिजिक्स में। जैसे आजकल बहुत ज्यादा एक, मतलब बोला जाता है स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, कि बस बहुत सारे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, एंड कॉन्सेप्ट या थ्योरी पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस न्यूमेरिकल्स करते रहो। सो अभी जैसे तुमने भी 2024 का पेपर देखा ही, उस दिन अपन थे, है ना। तो तुम्हें क्या लगता है ये कितना सही है कि भर भर के बस न्यूमेरिकल करते रहो और कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे उतना ध्यान नहीं दो? तुम्हारा क्या मानना है इस पे?
बिल्कुल सर, आई थिंक मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इस साल के पेपर में मैंने मतलब पैटर्न नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो फिजिक्स की एनसीईआरटी के अंदर जैसे इस साल का जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था, वो भी समरी में दिया हुआ था, मैंने देखा वो चीज़। तो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की समरी में से वो उठाया हुआ था, जो इस साल बहुत कंट्रोवर्सी में है कि वो एटम एटम्स वाला, बिल्कुल। स्टेबिलिटी वाला। तो सर आपको क्या लगता है कि क्योंकि मैं पहले बोलता था कि कॉन्सेप्ट ढंग से करो प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा, बट अब मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़नी है। तो सर आपका इसमें क्या मानना है? ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये वाली बात तो देखो डेफिनिटली सही है कि पेपर का पैटर्न अगर तुम 2020 और अभी का देखोगे तो पैटर्न तो बहुत कुछ बदल दिया ना। चाहे लेवल सेम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर क्योंकि अब भर-भर के स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, मैच द मैट्रिक्स आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। और अभी इस बार जो आए थे कि भाई जैसे तो नीट के एग्जाम में मल्टी करेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, सिंगल करेक्ट होते हैं। पर बिलीव मी वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन तुम्हें सिंगल करेक्ट बना के देखना है। तुमने देखा होगा 5 स्टेटमेंट दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब बोलते हैं इनमें से कौन-कौन सी सही है। तो हुँ, बिलीव मी दैट इज नथिंग बट मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस यार। मल्टी करेक्ट बिल्कुल, क्वेश्चन ही तुम्हें आ रहे हैं इनडायरेक्टली। तो बिल्कुल। इसमें मेरा मानना है कि जो कुछ 4-5 चेंजेस किए जा सकते हैं, है ना? जैसे कि मैं एक चीज़ तो हमेशा बोलता हूँ यार कि फिजिक्स की जो एनसीईआरटी इट्स अ फैक्चुअल बुक, तुम्हारा सिलेबस पूरा कवर करती है, तो टीचर से पढ़ने के बाद उसकी वन रीडिंग करो। मतलब मैं बोलता हूँ, है ना? पर पहले टीचर से पढ़ो। एनसीईआरटी से पढ़ के सीखने की कोशिश मत करो फिजिक्स को। टीचर से पढ़ लो, डीपीपी कर लो, फिर एक रीडिंग दो। तुम 15-20 मिनट में एनसीईआरटी पढ़ के फेंक दोगे, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, है ना? और जैसे कि अभी शोएब ने एक चीज कही कि एनसीईआरटी की लाइनें याद नहीं करनी है। उसमें से आ रहे हैं पर उसको याद नहीं करना। तुम्हें फिजिक्स समझना है, याद कर ही नहीं सकते, कितना याद करोगे? समझोगे तो कहानी की तरह हो जाएगा, मजा बन जाता है। समझते तो मजे, कहानी की तरह पूरी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, लिंक हो जाता है, सब कुछ याद करना ही नहीं होता। बिल्कुल अगली सर, मैं जो चीज कहूंगा, जो नए पैटर्न के हिसाब से है कि नीट के साथ साथ एम्स और जेई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व करो, है ना? अच्छा शोएब, तुमने एम्स के पीवाईक्यू करे हुए थे तुम्हारे टाइम पे? क्योंकि बिल्कुल सर। जेईई हो मेन्स, गया। हाँ, जेईई मेन्स के प्रीवियस ईयर मैंने करे हुए थे, केवीपीवाई हमारे टाइम पे चलती थी, तो मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे थे। तो मैंने कोशिश किया था कि जितना हो सके जो भी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड नीट से थोड़ा एक लेवल अप, एडवांस लेवल तक भी नहीं, बट जो थोड़ा एक लेवल अप, जैसे कि मेंस हो गया, केवीपीवाई हो गया, उस बिल्कुल। टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि नीट में आई नो थोड़ा-सा लेवल कम आएगा, बट फिर भी एक लेवल अप, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, एग्ज़ैक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, बहुत एस्पिरेंट्स हैं, और अगर टॉप रैंक के लिए एम करना है, तो इतना तो बेयर मिनिमम बनता ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्पेशली एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे शोएब ने भी उस ज़माने में जेईई मेन के क्वेश्चन करे हैं। फ्यूचर एस्पायरेंट्स में हाईली कहूँगा कि भाई जेईई मेन के एटलीस्ट 2024 के जो पेपर आए हैं, जनवरी में 10 पेपर हुए थे, अप्रैल में 10 हुए थे वो, और अभी 2025 के होंगे भाई, वो ज़रूर कर लेना। बिलीव मी वही क्वेश्चन मॉडिफाई होके आ रहे हैं। हुँ, जिन लोगों ने जेईई मेन के पेपर करे थे ना, उनके लिए ये पैटर्न बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम एनटीए बना रहा है और दोनों का सिलेबस सेम है, लेवल भी सेम है। अब तो मैं ये भी नहीं बोलता, पहले मैं कहता था कि जेईई मेन नीट से हल्का साफ है। बस वही अब ना बराबर हो गया है। कहीं न हुँ, कहीं नीट में कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल। सोएब अच्छा एक चीज़ बताओ यार, हुँ, तुमने तुम्हारे टाइम पे पूरी प्रिपरेशन ऑफलाइन करी थी, राइट? बिल्कुल सर। है ना? पर अभी तुम्हें पता है, अभी जैसे पिछले कुछ सालों में, है ना, स्पेशली जब कोविड आया, तो एवरीवन वाज़ फोर्स्ड कि भई उसे अब ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। तो तुम्हारा क्या मानना है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके? सर मेरा तो यही ओपिनियन है, क्योंकि मेरे टाइम पे इतना प्रोमिनेंस नहीं था, बट फिर बाद में मैंने जब ये नोटिस किया ऑनलाइन के बारे में, तो बहुत अच्छा जो है ये एक अपॉर्च्युनिटी है, और क्योंकि हम ऐसे दिल्ली अपने, में तुम्हें स्टूडेंट दिखते हैं जैसे तुम्हारे जो जूनियर्स आते हैं, है ना? कि जो ऑनलाइन पढ़ के आए हैं, ऐसे जूनियर तुम्हें दिखे हैं? एमफिल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑनलाइन पढ़े हुए काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अब एम्स न्यू दिल्ली में आ रहे हैं, और डिफरेंट-डिफरेंट कॉलेजेस में आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डालता हूँ, तो उसमें भी कमेंट्स में आते हैं कि हाँ भैया, मैंने ऑनलाइन यहाँ से पढ़ाई करी और मेरी सिलेक्शन हो गई। आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, 25 लाख एस्पिरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि वो एक डिफरेंट सिटी में, क्योंकि हर एक सिटी में एक्सेसिबल भी नहीं है अच्छी कोचिंग फैसिलिटी। तो कोई अगर दूर-दराज में कहीं पे गाँव में कोई स्टूडेंट है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक डिफरेंट सिटी में मूव इन करे, फिर वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल करे, फिर वहाँ पे सारे वही स्टैंडर्ड का उसमें घर का जो एक केयर मिलता है, खाना-पीना हो गया, सब कुछ सेम लेवल पे मेंटेन करना नो डाउट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा गैप फिल किया है आई फील। एंड जैसे सर अनअकैडमी का भी मैंने देखा था काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं उसमें, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। बट एक ही बस मेरे को जो ड्रॉबैक लगता है ना, कि अनअकैडमी के प्राइसेज़ थोड़े हाई है, जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेज़ ना थोड़े मेरे को ज़्यादा लगते हैं बस सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सर ये एक चीज़ मतलब लगभग हर एक इंसान बोलता है, और आई थिंक मैं खुद जैसे 5 साल से अनअकैडमी में, ये वाली चीज़ मैं बार-बार सुनता हूँ। पर आई थिंक इस साल ना हमने एक बहुत बड़ी चीज़ करी है अनअकैडमी पे। ओके। इस एक चीज़ को हटा दिया जो हर इंसान कहता था कि अनअकैडमी बहुत महँगा है यार, कि 30,000 40,000 का होता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन। हुँ, यू हुँ। वोंट बिलीव, अनअकैडमी में हमने वैल्यू जितनी थी वो सब अभी भी है। मतलब जब बच्चा अनअकैडमी में आएगा तो किसी भी टीचर से पढ़ सकता है।
उसको हर चीज मिलती है, स्टडी मटेरियल से लेके डाउट क्लासेस से लेके लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज। अनअकैडमी का आस्क ए डाउट प्लेटफॉर्म 24/7 डाउट सॉल्विंग, हर रोज टीचर की एक्सक्लूसिव अलग डाउट क्लासेस, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा अलग डाउट क्लासेस हर रोज चलती हैं हर सब्जेक्ट में, ये सब मिल रहा है। और अनअकैडमी ने अपनी प्राइस कम करके सिर्फ 5499 कर दी है। ओके, 5499 जो पहले मतलब अराउंड 45 के या 50 के टाइप में। 40,000 पड़ता था 1 ईयर का, 2 ईयर का 50 का पड़ता था। तो अब ओके। 1 ईयर का इतना कम कर दिया अनअकैडमी, और वैल्यू में कुछ कमी नहीं करी, वैल्यू में कुछ कमी नहीं करी। तो जो एक ड्रॉबैक था यार, हम टीचर्स ने बात करी, हमने कहा नहीं यार बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, इसको कम करो, कम कर दिया अनअकैडमी ने फाइनली। मतलब सेम ही सब्सक्रिप्शन है। हाँ, पर तो ये प्राइस अभी जो बच्चे अगर आज देख रहे हैं ना उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये जो ऑफर है वो सिर्फ आज एंड हो रहा है 15 मई को, जो बच्चा 15 मई को देख रहा है। और फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा फिर वो आपको पता करना पड़ेगा, पर आज 15 मई को ये ऑफर एंड हो रहा है। अच्छा, तो यार आज ही ये ऑफर है, तो लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे हम लोग डाल देंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अब एक मैं क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था, बड़ा मन था मतलब, है ना, हम्म, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे आते हैं ना, वो छोटे सपने लेके नहीं आते कि नीट बस निकाल देना है, मुझे कोई हम्म, कॉलेज मिल जाए। वो यहाँ पे जो आ रहा है वो ये देख सोच के आ रहा है, मुझे एम्स से दिल्ली चाहिए, हम्म, एम्स भी कोई और नहीं, एम्स से दिल्ली चाहिए मेरे को। हम्म, तो यार मतलब मैं तुम्हारे जैसे, तुम 720 में 720 लाए है ना, परफेक्ट इसको लाए, एम्स दिल्ली में आज एआईआर बनो। अगर तुम कोई तीन, मतलब तुम्हारे जीवन में कोई तीन ऐसी बातें, मतलब शायद जिनका सबसे बड़ा रोल रहा कि तुम एम्स दिल्ली पहुंच पाए और हम्म। शायद फ्यूचर एस्पायरेंट उसको फॉलो कर सके, तो वो क्या होंगी? तो अगर आप एम्स न्यू दिल्ली के लिए एम कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ तो डेफ़िनेटली मान के चलना है कि कॉम्पिटिशन अब हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। मेरे टाइम पे 705 पे एम्स न्यू दिल्ली मिला था, फिर अभी 23 में अगर आपने नोटिस किया हो तो 710 पे भी कुछ स्टूडेंट्स रह गए। कुछ स्टूडेंट्स की रैंक 50 प्लस आ गई और उनको एम्स न्यू दिल्ली नहीं मिल पाया। और इस साल का मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं क्या होगा, बट न्यूज़ में से सुनने को मिल रहा है कि 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स भी अराउंड, अगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्लेम को हम लोग मान लें, तो 10 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 720 जो है एग्जैक्ट 720 और 720 स्कोर कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कितना सही होगा, फिर एनटीए के आंसर की पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट आई फील 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, क्योंकि आप टॉप कॉलेज एम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, टॉप रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हैं, यानी कि आपको टारगेट तो कहीं ना कहीं 710 प्लस ही लेके चलना है कि उतने उतने मार्क्स मुझे सिक्योर करने हैं। उसके लिए अभी के पैटर्न को नोटिस करो। मैं अपने टाइम पे पेपर पैटर्न को बहुत ज्यादा एनालाइज करता था। अभी के पेपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी तीनों की एनसीईआरटी एक तो सेम लेवल पे आनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स। जो बेसिक्स तो हमें करने ही है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, बायो में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बायो में एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट उसके अलावा भी आपको तीनों की एनसीईआरटी इक्वल लेवल पे आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम आपके नॉलेज को इतना टेस्ट नहीं करेगा, आपके आईक्यू से इतना फर्क नहीं पड़ता नीट एग्जाम को, बट Exactly. कंसिस्टेंटली अगर आप पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान अगर आपने रोज 6-7 घंटे मेहनत की है, तो वो कहीं ना कहीं एंड तक जाके वो एड ऑन हो जाता है और आप बहुत बढ़िया जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्टली मैं बस यही कहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर रहना है, जो थोड़े बहुत मतलब जो है ना, थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया या फिर एक आध कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया, तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। आप थोड़े बहुत जो है एक्स्ट्रा प्रिपरेशन वगैरह अगर आप कर रहे हैं, उतना आपको आपके टीचर्स डेफिनेटली करवा देते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे कोचिंग में एनरोल कर रखे हैं, अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हो, बट आपको उतना टीचर्स आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। तो आपको वो चीज को भी माइंड में लेके चलना है कि हाँ, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो या तो कंट्रोवर्शियल होगा, या शायद इस साल भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, ऑल्दो सेक्शन बी में थे, बट अगर हमने जैसे हमने अपने टाइम पे वो चीज पढ़ रखी थी, क्योंकि हमारे टीचर्स ने वो चीजें कवर करवा दी, तो वो जो 10% एक्स्ट्रा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एम्स न्यू दिल्ली में सिलेक्ट करवाएगा। तो आपको एम्स न्यू दिल्ली के लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो भी करना पड़ सकता है। सो दैट्स इट, मतलब यही 3 मेन टिप्स थे। बाकी तो सर अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहे। बस मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या एक एवरेज बच्चा जो सुपर जीनियस नहीं है, जिसकी फिजिक्स बहुत तगड़ी नहीं है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, क्या वो एम्स दिल्ली जा सकता है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जा सकता है। मैं खुद अपने आप को इतना अच्छा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानता था, क्योंकि मैंने कभी 10th से पहले कोचिंग नहीं कर रखी थी। जब मैं 11th में गया तो उसमें ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 8 क्लास से या 7 क्लास से ओलंपियाड्स वगैरह उन्होंने क्रैक कर रखी थी। मेरा तो इवन एनटीएसी तक क्लियर नहीं हुआ था। तो ओके। जो स्टूडेंट्स ने ओलंपियाड्स वगैरह क्रैक करी थी, उनके साथ में सेम कोचिंग में पढ़ रहा था, उनके साथ में कम्पीट कर रहा था। तो वो काफ़ी डरावनी बात थी इस पॉइंट से। तो बट मैंने हमेशा से ये चीज़ सोची कि मेरे हाथ में जो है मैं उस पे फोकस करूँगा। मेरे हाथ में क्या था कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकता था, अपने अपने काम पे फोकस कर सकता था, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी कॉम्पिटिशन है, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो उसमें मैं सोचूंगा भी नहीं। तो सेम थॉट प्रोसेस से अगर कोई स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी करता है, तो डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म। ठीक है, शोएब, अच्छा लगा बात करके, एंड आई सेम होप सर, सेम, बहुत सारे थैंक लोगों यू को सर बहुत कि हेल्प आप होगी।
आए यहाँ पे एंड हमारे व्यूअर्स को भी आई फ़ील कुछ वैल्यू मिला होगा और कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि इसके अलावा अगर और कोई पॉइंट्स वगैरह आप ऐड ऑन करना चाहते हैं जो आपको लगता है यूज़फुल हो एंड कमेंट्स में डेफिनिटली बताना कि नेक्स्ट वीडियो वगैरह हम किस चीज़ पे प्लान कर सकते हैं। फिज़िक्स के लिए आई थिंक प्रतीक सर ने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। बाकी के वीडियोज़ के साथ हम लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे एंड सर फिर से मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय सोहिब, बाय। बाय सर, बाय।